गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपनी मिशन लक्ष्य सीरीज के साथ। आज ये हमारी लक्ष्य सीरीज का दूसरा ये आपका मॉडल पेपर है, जिसमें मैं पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के और आने वाले जो प्रश्न संभावित हैं उनको मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ पुनः 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। और इस सीरीज में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको यूपी दरोगा के प्रीवियस ईयर के मिलेंगे और कुछ हमारे द्वारा संभावित प्रश्न भी मिलेंगे। इनको बढ़िया से आप तैयार करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? पहला क्वेश्चन, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? ठीक, इसे कहते हैं बेरिंग जल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि। खटाखट आंसर दीजिएगा आप। ठीक, बेरिंग जल संधि। और ये दो देखिए, दो इसमें भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और जावा सागर, अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इसमें ये पूछा गया है बेरिंग जल डमरू मध्य बेरिंग जल संधि किसे जोड़ती है। तो जल संधि क्या होती है? दो बड़े जलीय निकाय को आपस में कनेक्ट, आपस में जोड़ने वाली संधि। ठीक, वो आपकी क्या है? जल संधि है। और ये भी जल संधि ये जलीय होगी, ना कि स्थलीय। ये ध्यान रखिएगा, ये जो संधि होगी ये भी आपकी कैसी होती है? जलीय होती है। तो इसे पूछा बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो है आपका आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ये जल संधि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है चुक्सी सागर, ठीक, ये, और प्रशांत महासागर का आपका एक हिस्सा है बेरिंग सागर। प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है आपका बेरिंग सागर, ठीक, जिसके नाम पे ही जल संधि पड़ी है। तो इन दोनों के बीच में आपकी बेरिंग जल संधि पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपको 30 बेहतरीन प्रश्न आपको रोज मिलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी थी? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। दीनपनाह नगर, जिसे कहा जाता था विश्व की शरण स्थली के नाम से यह जाना जाता था। और इसका निर्माण जो करवाया था, इन चारों में ऑप्शन सही है, वह है हुमायूं। हुमायूं ने इस दीनपनाह नगर की स्थापना की थी और यहीं पर इसने एक पुस्तकालय भी बनवाया था, जिससे गिर करके इसकी मृत्यु हुई थी, जिसकी सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु भी हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हुमायूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। इस आंदोलन से कई बार प्रश्न आए हैं। निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, सरदार पटेल। इन चारों में से आपको यह बताना है कि चंपारण सत्याग्रह जो वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था, जिसमें गांधी जी की अग्रणी भूमिका थी। ठीक, नील किसानों का ये सत्याग्रह था, ये ध्यान रखिएगा, नील किसानों का ये सत्याग्रह था। ठीक, और एक पद्धति थी तीन कठिया पद्धति के खिलाफ ये विद्रोह था, सत्याग्रह था, तीन कठिया पद्धति। ठीक, इसमें से आपके ये भी मौजूद थे, ये आपके इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में नहीं थे, ये बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सरदार पटेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियों का, भूकंप का, पर्वतों का, ज्वालामुखी। ठीक, तो ये सिस्मोग्राफी आपका जो विज्ञान की एक शाखा है वो जुड़ी है किससे? भूकंप से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? भूकंप विज्ञान इसे कहते हैं, भूकंप विज्ञान इसका नाम है। इसके अंतर्गत हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं। भूकंप से बड़े क्वेश्चन आते हैं यूपीपी और यूपी दरोगा में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भूकंप विज्ञान है भूकंपों का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। ठीक,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, खटाखट आंसर देते रहिएगा और लास्ट में जरूर मिलाया करिए कि हमने कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं आज की श्रृंखला में। हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? एक्चुअल में पर्वतों पर, पहाड़ों पे मैदान होते नहीं, लेकिन कुछ समतल भूमियां होती हैं जिन पर थोड़े बहुत घास के मैदान पाए जाते हैं और जो चरागाह के रूप में प्रयोग होते हैं। किस रूप में प्रयोग होते हैं? पशुओं के चरागाह के रूप में। ठीक, इसी को पूछा है कि हिमालय श्रेणी में मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? तो उसका राइट आंसर है मर्ग, और एक आपने फेमस नाम सुना होगा गुलमर्ग। ठीक, ये इसी से रिलेटेड है। बुग्याल भी घास का मैदान है, पहाड़ों पर घास का मैदान है, परंतु ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, वाद्य यंत्र, वादक, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगभग हर एग्जाम में बहुत अच्छी मात्रा में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, जिसमें से एक लोक नृत्य शैली का इसमें देखिए मैंने क्वेश्चन लाया है, लाई हरोबा, और ये पूछा जा रहा है किसका है, किस राज्य का है? तो ये आपका मणिपुर राज्य का ये लोक नृत्य है, जो ये एक्चुअल में होता है मई माह में इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। देवताओं के सामने, इनके जो अपने देवता होते हैं, देवताओं के सामने जो है पुरुष एवं महिला नृत्य करते हैं, पुरुष एवं महिला नृत्य करते हैं। ठीक, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 साइंस से रिलेटेड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मिलाइए। स्तंभ का के पदों को स्तंभ खा के पदों से मिलान कीजिए। स्तंभ का, स्तंभ खा, एक तरफ दिया इलेक्ट्रॉन, दूसरी तरफ प्रोटॉन, तीसरी तरफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आप लोग जान ही रहे हैं, थॉमसन। प्रोटॉन किससे रिलेटेड? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन आपका चैडविक। आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन, पहले का 2 और दूसरे का 1, ये आपका पहले का 2 मिल गया और तीसरे का 3। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमसे तेजी से आप आंसर मारिए, तब जानिए कि आपको ये सीरीज के क्वेश्चन करने में आसानी हो रही है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हमसे भी तेजी से आपको आंसर मारना है। ठीक, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष। देखिए इसमें 2 प्रश्न हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ऐसे ही पूछा गया। ठीक, तो जैसे इसमें आर्टिकल 108 के थ्रू इसकी अध्यक्षता की जाएगी किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो इसमें तो आप आंसर ले ही लीजिए। ठीक, अध्यक्षता आपकी कौन करेगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? ठीक, अध्यक्षता आपकी लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, ये आंसर ले लीजिए, लेकिन इसको बुलाएगा कौन? आपका भारत का राष्ट्रपति के द्वारा इस बैठक को बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होती है, और ये प्रावधान आपका आर्टिकल 108 में है। ठीक, आर्टिकल 108 में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? बढ़िया क्वेश्चन। मतलब इन विधेयकों में से आपको ये आपको बताना है कि कौन सा विधेयक के लिए परमिशन आवश्यक नहीं होती है राष्ट्रपति की। धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, धन विधेयक के लिए भी पूर्व अनुमति आवश्यक है, वित्त विधेयक के लिए भी पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो इसमें अनुमति आवश्यक है, अनुमति आवश्यक है, अनुमति आवश्यक है, परंतु जो है साधारण विधेयक के लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 साधारण विधेयक। खटाखट आंसर मारते रहिएगा सभी लोग। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहाँ होता है? ठीक, ग्लूकोज का पायरुवेट आप इसको कह सकते हैं पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में खंडन कहाँ पर होता है? ठीक,
गाल्जी बॉडी, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, इन चारों में से आपको ये बताना है कि ग्लूकोज टूटता पायरुविक एसिड में कहाँ पर है। तो जो श्वसन का एक प्रारंभिक प्रोसेस है ये, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से जो है पायरुविक एसिड के दो अणु बनते हैं, और ऊर्जा मुक्त होती है थोड़ी बहुत मात्रा में। ठीक, तो इसका जो ये प्रोसेस जो होती है आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। किस में होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सब प्रीवियस ईयर है, इसलिए एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा ये बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हुई हैं? टी स्वान, एम स्लीडेन, जे ई पुरकिंजे, रुडोल्फ विर्शा। ठीक, इनमें से आपको यह बताना है कि किन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। तो आपको मैं बता दूं, कोशिका सिद्धांत स्वान और स्लीडन ने दिया था, कोशिका सिद्धांत, और इन्होंने कोशिका के बारे में काफ़ी रिसर्च किए थे। लेकिन इसमें से पुरकिंजे महोदय ये जीवद्रव्य से जुड़े हुए हैं, जीवद्रव्य पे इन्होंने प्रोटोप्लाज्म पे काम किया है। ठीक, लेकिन रुडोल्फ विर्शा महोदय ने बताया था कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सभी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रुडोल्फ विर्शा। बढ़ते हैं इस सीरीज के 12वें क्वेश्चन की ओर। साइंस से ही, फिजिक्स से रिलेटेड है। किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण ज्ञात करें मीटर पर सेकंड में। यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा इस पर 20 न्यूटन का बल लगाया गया है, 200। ठीक, तो देखिएगा हमें पता है, देखिए इसमें क्या दिया है, यम दिया है 10 दिया है, यम का मान 10 है, एफ दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 20, और पूछ रहा है क्या, त्वरण ए पूछ रहा है। तो ये सभी को पता है कि बल एफ बराबर एम में। ठीक, तो एफ का मान है आपका 20, यम है आपका 10, ए पूछ रहा है, तो 20/10 आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, 2 मीटर प्रति सेकंड, और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक, फिजिक्स में जो है जो प्रश्न आते हैं, तो जो इसमें जो न्यूमेरिकल के प्रश्न आते हैं, तो जैसे एक तो आपका ये आपका इन सब चीज़ों से आएगा जिसको आप लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है जहाँ से न्यूमेरिकल उठने की संभावना है वो आपका लाइट चैप्टर है। ये 2 चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो न्यूमेरिकल आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर था इसलिए साथ ही लगा है दोनों क्वेश्चन। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले ... के बराबर होता है। बल, आवेग, आघूर्ण, गतिज ऊर्जा। द्रव्यमान लिखा है, द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल। किसका गुणनफल? त्वरण। ठीक, देखिए द्रव्यमान m, त्वरण a किसके बराबर? इसके ठीक पहले क्वेश्चन में हमने बताया था F बराबर m में। ठीक, तो ये इसका F मीन्स हुआ आपका बल। ये किसके बराबर होता है? बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बल। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इसको आंसर लगाइए आप सभी लोग, देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया ... कहते हैं। निष्प्रभावीकरण, अस्वीकरण, पृथ्वीकरण, भूसंपर्कण। भूसंपर्कण। ठीक, तो किसी आवेशित वस्तु से, देखिए हम लोग घरों में हम लोग एक तार खींचते हैं, या देखिए पोल के किनारे हम लोग का एक मोटा सा तार होता है जो कहाँ जाता है? जमीन में। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आवेश को जमीन में भेजते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अर्थिंग। इसको क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। और यही प्रक्रिया आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में, तो इसका जो राइट आंसर होगा भूसंपर्कण होगा। ठीक, इसकी इंग्लिश है आपकी अर्थिंग। ठीक, और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, बहुत सारे हिंदी के वर्ड ऐसे आते हैं हमारे एग्जाम में
जिनको हमको समझना कठिन होता है। तो मैं सभी बच्चों से कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि थोड़ी बहुत इंग्लिश को मजबूत करें, जो भी अगर ख़राब कंडीशन में है, इंग्लिश की भाषा जिनकी ख़राब है, क्योंकि हिंदी का रूपांतरण इंग्लिश में अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मेरी सलाह को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इंग्लिश बहुत आवश्यक है जीएस में कि शब्दों का अर्थ तो कम से कम आना ही चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 27 दिसंबर। किस दिन हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं? और इस दिन को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन माना जाता है और वो दिवस है आपका कौन सा? अक्टूबर, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन माना जाता है और इसी दिन को मनाया जाता है कौन सा? संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 24 अक्टूबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा। इसको बताइए आप सभी लोग, जो स्पोर्ट्स के प्रेमी होंगे वही इसको बता पाएंगे और वो भी मुश्किल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। बर्डी, ईगर और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग ... किस खेल में होता है? गोल्फ, पोलो, बेसबॉल, फुटबॉल। कठिन प्रश्न है, लेकिन अगर आप शब्दावली ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो टूर्नामेंट से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। कौन सी ट्रॉफी आती है, इन सब चीज़ों से प्रश्न आता है, विजेता पूछता है। इसके साथ ही एक पोर्शन और बहुत महत्वपूर्ण है, खेलों से संबंधित शब्दावली, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये तीनों शब्द बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्द जो हैं वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? गोल्फ खेल से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गोल्फ। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सैकड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आज भी पूछा जाता है। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है? इसको हम लोग एक शब्द और देते हैं, अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता उन्मूलन, ठीक। सभी बच्चों ने लगभग आंसर मार दिया होगा, क्योंकि इस पे तो आंख बंद करके भी आंसर मारा जा सकता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 17। इस अनुच्छेद की सहायता से हमने अस्पृश्यता को समाप्त किया है, छुआछूत का उन्मूलन किया है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन गुप्त काल में वैद्यकीय काम के लिए माने जाते थे? सौमिल, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत, ठीक। गुप्त काल का इन्होंने पूछा है, वैद्य कौन थे प्रमुख? सौमिल, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत। तो इसमें जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सुश्रुत। ये आपके शल्य चिकित्सा, ठीक है, शल्य चिकित्सा के लिए इनका योगदान था, ठीक। शल्य चिकित्सा में इनका योगदान था और इनकी पुस्तक है एक सुश्रुत संहिता। कौन सी पुस्तक है? सुश्रुत संहिता, जिनमें इन्होंने अपने उपचारों के बारे में लिखा है, ठीक। बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने अपने कार्यों के बारे में, अपने ऑपरेशंस के बारे में लिखा है, सुश्रुत संहिता। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, सुश्रुत। खटाखट आंसर मारते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। 30 के 30 प्रश्न, अगर जिस व्यक्ति ने भी 25 से ऊपर कर लिया है, जो भी व्यक्ति इस सीरीज में 25 से ऊपर अगर प्रश्नों को हल करता है, उसका निश्चित है कोई भी जीएस में पेपर नहीं रुकेगा, ठीक। इसको बढ़िया से, लेकिन उस जो स्पीड में बना के रखा हूं, उस स्पीड में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरे आंसर बताने से पहले आपके पास आंसर होना चाहिए, तब आप ये मानिएगा कि आपका जो है जीएस तैयार है, ठीक। भारत ने अप्रैल 2024 में विदेशी बंदरगाह सिटवे को संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया है। यह किस देश में स्थित है? ठीक, 2024 की घटना है, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ईरान, कतर, श्रीलंका, म्यांमार। तो ये कहाँ से ये सिटवे बंदरगाह को ये संचालित करेगा, किस देश में है? तो इसका जो राइट आंसर है म्यांमार। इसका राइट आंसर जो है वो है म्यांमार। म्यांमार में कालादान नदी पर, किस नदी पर? कालादान नदी पर स्थित ये बंदरगाह है, ठीक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 म्यांमार। किस नदी पर ये बंदरगाह स्थित है? कालादान, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, पहली पंचवार्षिक योजना, पंचवार्षिक मतलब पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
1948 से 1953, 1951 से 1956, 1950 से 1955, 1952 से 1957। खटाक से आंसर दीजिए। ठीक, इसका राइट आंसर है, हम लोगों ने जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी वो वर्ष कौन सा था, 1951, और पहली योजना जो हमारी चली वो 1951 से 1956 तक चली थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1951 से 1956। पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत प्रश्न आते हैं, एक तरफ से रट लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन। किसे लाल ग्रह कहते हैं? किसे लाल ग्रह कहते हैं? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। लाल ग्रह करेंगे, लाल ग्रह कहेंगे, लाल ग्रह, तो इसका मतलब है किस रंग से होगा ये, किस रंग के लिए फेमस होगा, लाल रंग। और ध्यान रखिएगा जितनी भी लाल चीजें होती हैं उसमें आपका कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन। और इस ग्रह पे जिस चीज की अधिकता है वो है आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक, और ये ग्रह आपका कौन सा है, मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह, जिसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा जीवन की संभावना इसी ग्रह पे देख रहे हैं और इसी ग्रह पर हमें सबसे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ रही है कि जिससे हो सकता है भविष्य में यहाँ पर जीवन की उम्मीद को देखा जा सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मंगल ग्रह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? ठीक, आर के लक्ष्मण, आर के नारायण, शोभा डे, इनमें से कोई नहीं। यह पुस्तक आई थी 1943 में, यह पुस्तक आई थी 1943 में, और इस पुस्तक में 32 कहानियां हैं। 32 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 32 कहानियां हैं। ठीक, और इन 32 कहानियों पे बहुत सारे सीरियल और फिल्म बन गई है। ठीक, और ये एक काल्पनिक शहर है, मालगुडी एक काल्पनिक जगह है जहाँ की जीवनचर्या को दिखाया गया है, जीवनचर्या को दिखाया गया है, काल्पनिक जगह है। और इसमें इसके लेखक, ये पुस्तक पे आई, इस लेखक कौन है? इसके हैं आर के नारायण। आर के नारायण इसका राइट आंसर है। ठीक, इसी पुस्तक पर एक टेलीविजन का एक फेमस शो बना है, मालगुडी डेज। ठीक, उस मालगुडी डेज को मैं आज तक देखता हूँ, बचपन से लेकर के आज तक देखता हूँ। इसकी कहानियाँ इतनी अच्छी हैं, इसकी स्टोरी इतनी अच्छी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और एक बार आप सभी लोग इसको जरूर देखिएगा, और बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन है और बहुत सारी इसमें जो कहानियों से हमें सीख भी मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आर के नारायण। आर के लक्ष्मण, ध्यान रखिएगा, भारत के प्रसिद्ध कार्टूनी चित्रकार थे। भारत के प्रसिद्ध कार्टूनी चित्रकार थे। नाम में कंफ्यूज न होइएगा, लक्ष्मण है एक तरफ और दूसरी तरफ कौन है, नारायण। ठीक, इसको आप अंतर जो है आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, इजरायली गणितज्ञ एवी विगडरसन को किस योगदान के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अग्रणी कार्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संगणन कंप्यूटिंग के सिद्धांत में आधारभूत योगदान, क्वांटम कंप्यूटिंग में सफलताएं, एक नई एन्क्रिप्शन विधि विकसित करने के लिए। ठीक, तो ये इजराइल गणितज्ञ हैं जिनको जो है ये पुरस्कार मिला है। और अगर इनका आप लोग जो भी लोग इनका नाम जानते होंगे तो ये कंप्यूटर साइंस के, ठीक, कंप्यूटर साइंस के ठीक, और गणित के बहुत बड़े विद्वान हैं। ठीक, इनको जो ये पुरस्कार मिला है वो कंप्यूटिंग के सिद्धांत में इनके योगदान के लिए मिला है, संगणन के सिद्धांत में इनके योगदान के लिए मिला है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, बढ़िया क्वेश्चन, आंसर दीजिए सब लोग खटाखट तेजी से। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक, मुक्त विश्वविद्यालय किसे कहते हैं? जैसे आपके भारत का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कौन है? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जहां पर हम लोग रेगुलर पढ़ाई के बिना ही डिग्रियां ले सकते हैं और डिग्रियां मान्य होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग पर्सन होते हैं लेकिन अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए वो इन यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश लेते हैं और परीक्षाएं पास करते हैं और इनकी डिग्री की भी वैधता होती है। तो आपके यूपी का भी इग्नू आपके पूरे इंडिया लेवल पे है। आपके यूपी का जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो आपका कौन सा है? राजर्षि टंडन। ठीक, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय आपका इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है।
और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1998 में। एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है जो उत्तर प्रदेश राज्य की है। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, मेरठ में। कौन सी एकेडमी? हिंदुस्तान एकेडमी। और ये जो इसका स्थापना कहाँ पे हुई है वो शहर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इलाहाबाद। ठीक, भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए ये एकेडमी स्थापित की गई है। इसका जो आपका है ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इलाहाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर दीजिएगा, हमसे भी तेजी से आपको आंसर देना है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में। ठीक, मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, इनके नाम से बाल संग्रहालय स्थित है जिसकी स्थापना वर्ष 1957 ईस्वी में हुई थी। और ये संग्रहालय बहुत लोग इलाहाबाद में टिक मार चुके होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। आंसर नंबर 2 लखनऊ में है। और ये जो है एक बढ़िया म्यूजियम माना जाता है जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के नाम पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए एक संस्थान के बारे में और पूछा है। ठीक, आपके यूपी के जितने भी संस्थान हैं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, उन सभी की लिस्ट को आप एक बढ़िया सी लिस्ट बना के रख लीजिएगा, बहुत प्रश्न आते हैं। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है इलाहाबाद में, लखनऊ में, मथुरा में, वाराणसी में। ठीक, तो इस कला भवन संग्रहालय के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें जिस कला के बारे में चीज़ों को रखा गया है वो कला है आपकी कौन सी? चित्रकला। चित्रकला का ये बहुत बड़ा संग्रहालय है जो आपके यूपी में ही स्थित है। और यूपी में किस स्थान पर स्थित है? वाराणसी में। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, खटाखट आंसर दीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन, इसको लगाइए सभी लोग तेजी से। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। कल देखिए मैंने इस पे से एक प्रश्न लाया था मैं, अगर आप उसको लिंक करा ले गए तो आप लोग इसको जो है सही कर ले जाएंगे। जमींदारी उन्मूलन किया गया और भूमि सुधार किया गया। ठीक, भूमि सुधार किया गया। और ऐसा करने के लिए हमने संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी? 9वीं अनुसूची जोड़ी। ठीक है, और ये हमने किया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा हमने ये कार्य किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 9वीं अनुसूची। आज की सीरीज का 29वां प्रश्न, खटाखट आंसर दीजिएगा। स्वाधार योजना है अद्वितीय पहचान के लिए। ठीक, पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए। ठीक, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। और वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए। ठीक, तो ये जो योजना है स्वाधार योजना है, ये आपकी किससे रिलेटेड है? महिलाओं से। ठीक, ऐसी महिलाएं जो कठिन परिस्थितियों में रह रही हैं उनके लिए ये योजना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है स्वाधार योजना, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजना। आज की मिशन लक्ष्य सीरीज का अंतिम प्रश्न, मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? संगमरमर, काला पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। आप लोगों को ये पता है या नहीं पता है? भारत में जो मूर्तिकला जन्म ली उसके 2 स्वरूप देखने को मिले। गांधार कला जो बाहरी थी, लेकिन पूर्ण रूप से जो हमारी पहली कला है मूर्ति कला, वो किस नाम से जानी जाती है? मथुरा कला के नाम से जानी जाती है, जो विशुद्ध रूप से हमारी अपनी कला है। तो मूर्ति कला से रिलेटेड ये कला से प्रश्न है और इसमें जो प्रयोग किया जाने वाला पत्थर है उस पत्थर को पूछा गया है। तो आपका कौन सा पत्थर है? लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर हम लोग ही बगल से ही अरावली पर्वतों से मंगाते थे और उनसे मूर्तियों और अन्य शिल्पों का निर्माण करते थे। तो ये आज मिशन लक्ष्य सीरीज का दूसरी सीरीज थी। ये आप लोगों को कैसी लगी जरूर शेयर करिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट सेट के लिए। धन्यवाद।